देखिए बेटा, कल जब हम लोग बात कर रहे थे, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था, तो उसमें मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज टू टाइप्स, ठीक है। और उसमें आप लोगों को मैंने सेल्फ इंडक्शन एक्सप्लेन किया था। तो सेल्फ इंडक्शन में मैंने आपको समझाया था, सपोज वी हैव अ कॉइल, ये हमारे पास एक कॉइल है, दिस इज द कॉइल, ये हमारे पास एक कॉइल है, एंड दिस कॉइल इज, ऐसे मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाया था। सपोज दिस इज अ कॉइल, ये हमारे पास एक कॉइल है, एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी, ये बैटरी हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टैप की लिया था, कल मैं डिटेल से आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका था कि हमने टैप की लिया था K, एंड दिस इज द बैटरी B, दिस इज द कॉइल C, ठीक है। तो मैंने कहा था व्हेन वी प्रेस्ड और रिलीज द की, हम इस की को प्रेस करेंगे या रिलीज करेंगे, तो बोथ कंडीशन में क्या होगा, इस कॉइल से पास होने वाला करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब हम टैप को प्रेस करेंगे तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज, जब हम टैप को रिलीज करेंगे तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल विल डिक्रीज होगा। तो बोथ द कंडीशंस में इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे जो इसमें जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो करंट की वजह से इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज आएगा। और फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई के अकॉर्डिंग इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये ईएमएफ सेम कॉइल पे इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इटसेल्फ हो रहा है। क्लियर हो गया, उसी कॉइल से करंट पास हो रही है और उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब देखें बेटा, ध्यान से समझें, तो ये जो इस कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है भाई, इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इस कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब करंट इंक्रीज हो रही होगी तो वो इस डायरेक्शन में होगा, जब करंट डिक्रीज हो रही होगी इस डायरेक्शन में होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी उस कॉज के जो उसे जनरेट कर रही है। इतना सबके समझ में आ गया। अब कल मैंने आप लोगों को कहा था, एग्जांपल दिए थे, आप लोगों ने घर में ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक मोटर, और इनको मैंने कहा था डार्क रूम में स्विच ऑन ऑफ करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा, वहां पर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, जो ये फ्लक्स है, इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। भाई करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी कि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगी तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, करंट पासिंग थ्रू इट के प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया, किसी भी कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स इससे पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक नया कांस्टेंट लिखते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल इंटू आई, ठीक है। वेयर हम एल को क्या बोलेंगे, एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, इसको कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, या और इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ऑफ अ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कहते हैं, ठीक है। लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट, it is observed the flux passing through the coil, the flux passing through the coil, flux passing through the coil, phi is proportional to I, or phi is equal to Li, इसको बॉक्स में रखेंगे। वेयर L इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर L इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड, L is a proportionality constant and it is called coefficient of self induction, it is called coefficient of self induction, coefficient of self induction, or inductance of a coil, or inductance of a coil, coefficient of self induction or inductance of a coil,
लिखा सबने? इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। लिखा बेटा? यस और नो? अब देखो, अब आपको पता है कि हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। आपको ये पता चल गया कि इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपके पास फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हमारे पास है एल आई के बराबर। फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल फाई इज इक्वल टू हमारे पास है एल इंटू आई के बराबर। अब अगर आपको फ्लक्स पता है तो अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई आपको क्या पता हो, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो अब आपको फ्लक्स पता है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, लिखो इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन अ कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ हेडिंग डालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन अ कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, induced EMF and current, induced EMF and current in a coil। ठीक है, तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड, कितना इंड्यूस्ड होगा, करंट कितना इंड्यूस्ड होगा, हाउ मच करंट इज इंड्यूस्ड या ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। देखो बेटा क्या लिखेंगे, देखो इधर ध्यान समझे, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होना चाहिए। और आपको पता है कि फाई की वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई की वैल्यू एल आई, और ई इज इक्वल टू देखो माइनस का एल कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। क्लियर हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर आपके पास देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने निकाल लिया, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर। ध्यान से समझे, इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब ई की वैल्यू है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी अपॉन क्या हो जाएगा आर, तो इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल अपॉन आर डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये कहलाएगा इंड्यूस्ड करंट। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इंड्यूस्ड करंट। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। लिखो बेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल को डिफाइन कर सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल की यूनिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से देखो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात करें, तो ये सिंपल हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, वैसे भी नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, अपोजिट होती है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पे। तो E इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर आप क्या होता है, आवाज आ रही बेटा मेरी, और E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ये इस एक्सप्रेशन से देखो ध्यान से समझो, तो यहां से हमारे पास L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इतनी बात समझ लो मेरी बात। देखो यहां से हमारे पास क्या हो गया, इस फॉर्मूले से देखो L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड केवल नेगेटिव साइन को रिमूव कर रहा है, बाकी और मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है। डी आई अपॉन डी टी हो गया। देखो अगर हमारे पास इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड। देखो डी आई किसको दिखा रहा है, चेंज इन करंट को, डी टी दिखा रहा है चेंज इन टाइम को। डी आई अपॉन डी टी का मतलब हुआ चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गया, इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास क्या होगा, देन क्या होगा, L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के बराबर होगा। देखो इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन L इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E के बराबर। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी यहां से, कौन बताएगा मुझे, इट इज, देखो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल कितना होगा, इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, या व्हेन द चेंज इन करंट
is 1 ampere per second, then the induced EMF is numerically equal to self inductance of a coil. क्लियर हो गया? अगर आप किसी कॉइल से पास होने वाली करंट पे 1 एम्पियर पर सेकंड का चेंज ला रहे हैं, किसी कॉइल से पास होने वाली करंट पे 1 एम्पियर पर सेकंड का चेंज लेके आ रहे हैं, तो उस कॉइल का, ध्यान से समझे, उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके बराबर होगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? लिखा दो इसको, लिखो तो बेटा, लिखो बेटा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। इट इज पहले लिखो इट इज डिफाइंड एज, देन इन्वर्टेड कॉमास में लिखना इट इज डिफाइंड एज, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना फिर इफ द चेंज इन करंट passing through the coil is 1 ampere per second, if the change in current passing through the coil is 1 ampere per second, if the change in current passing through the coil is 1 ampere per second, 1 ampere per second, then the induced EMF in a coil, induced EMF in a coil is equal to self inductance of a coil, self inductance of a coil। लिखा बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। इसको अदर वर्ड्स में दूसरी डेफिनेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो और करके लिखो। इसकी दूसरे वर्ड्स में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ये भी लिख सकते हैं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू change in current of 1 ampere per second, the induced EMF in a coil due to change in current of 1 ampere per second is known as self inductance of a coil, is known as self inductance of a coil, is known as self inductance of a coil, is known as self inductance of a coil। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कहते हैं। क्लियर? दोनों डेफिनेशंस में जो डेफिनेशंस आप चाहें वो लिख सकते हैं। इतना अगर बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया, तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं बार बार सेल्फ इंडक्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ध्यान से समझे। देखो, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ई किसको दिखा रहा है? ईएमएफ को, और ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, और डी अपॉन डी का मतलब हुआ एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड। डी चेंज इन करंट को दिखा रहा है, डी चेंज इन टाइम, डी चेंज इन करंट को दिखा रहा है, डी चेंज इन टाइम को दिखा रहा है। तो इसकी यूनिट होगी वोल्ट अपॉन एम्पियर सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं, देखो, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं। तो बट यहां पर क्या हुआ कि आपको पता है ना, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने कहा था फेराडे अलोंग विथ जोसेफ हेनरी। भाई सब तो फेराडे को ही क्रेडिट जा रहा है, सारा सब कुछ फेराडे लॉ, फेराडे ये, फेराडे वो, सब कुछ फेराडे को जा रहा है। तो हेनरी साहब को भी तो खुश करना था कि नहीं? तो इसलिए इसको हमने क्या मान लिया? इस यूनिट को क्या मान लिया? जो भी वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर है, इसी को हमने कह दिया हेनरी। हमने नहीं, मतलब इसको कह दिया गया हेनरी। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, किसकी? एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, वो होती है हेनरी होती है। लिखो तो बेटा आप लोग, यूनिट एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यूनिट एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यूनिट एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो ये इंपोर्टेंट होता ही था, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट बताओ और उसको डिफाइन करो। तो बट यहाँ पे भी कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को भी। लिखो बेटा, क्या लिखोगे? डैश करके लिखो,
द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज वोल्टेज सेकंड अपॉन एम्पियर, और voltage second, the unit of self induction is voltage second upon ampere or Henry, और Henry। लिख लिया? कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो वो हेनरी होती है। लिख लेना, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। क्लियर हो गया? हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की जो एसआई यूनिट होती है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल की, वो हेनरी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली हेनरी इज द लार्ज यूनिट, तो हम लोग यूज करते हैं मिली हेनरी। जहां पे भी आप ज्यादातर केसेस में देखोगे तो वहां पर मिली हेनरी यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? दैट इज द हेनरी। हेनरी इसकी एसआई यूनिट होती है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 हेनरी। अभी कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेंगे आपके, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन 1 हेनरी। आपको 1 हेनरी डिफाइन करने के लिए आ जाए, मान लो 1 हेनरी डिफाइन करना है। कौन करेगा 1 हेनरी को डिफाइन? कौन करेगा? देखो यहां से देखो, इफ अगर आपके पास 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज 1 वोल्ट, किससे? इफ E is equal to 1 volt and di upon dt is equal to 1 ampere per second, then अब आप मुझे बताओ L is equal to 1 हेनरी होगा कि नहीं होगा? भाई इस फॉर्मूले में देखो, इफ आपके पास 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बाय चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 1 हेनरी। तो व्हाट इज अ 1 हेनरी? व्हाट इज अ 1 हेनरी? क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी लिखना मत, इफ व्हाट इज द 1 हेनरी, क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज 1 वोल्ट बाय चेंजिंग ऑफ द करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है बाय चेंजिंग ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 1 हेनरी। ठीक है, चलो लिखेंगे बेटा, लिखो तो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन 1 हेनरी। 1 हेनरी देखिए बेटा, 1 हेनरी डिफाइन हेनरी आता है ना, राइट द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट लिखो और 1 हेनरी को डिफाइन करो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप ये पॉइंट्स नोट कर लो, फिर मैं 1 लाइन में उसको डिफाइन कर दूंगा। इतना नोट कर लिया तो लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड कर लो, 1 हेनरी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इन्वर्टेड कॉमा से लिखना, इफ a 1 volt EMF is induced in a coil, if 1 volt EMF is induced in a coil, if 1 volt EMF is induced in a coil, if 1 volt EMF is induced in a coil by change in current of 1 ampere per second, by change in current of 1 ampere per second, by change in current of 1 ampere per second, 1 ampere per second, then the self inductance of coil is 1 Henry, then the self inductance of coil is 1 Henry, self inductance of coil is 1 Henry, self inductance of coil is 1 Henry। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 हेनरी कहेंगे।